जा रही हैं और लोगों को अपनी जान का जोखिम चिंता का सबब बनता जा रहा है। भू धसाव से स्थानीय लोग दहशत में हैं और अब तक 77 परिवार दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार भू धसाव की वजह से स्थिति बिगड़ती जा रही है। जमीन धंसने और घरों की दीवारों में दरार आने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भू धसाव ने अब सभी वार्ड्स को अपनी चपेट में ले लिया है। पहले केवल 9 वार्ड्स थे और अब सभी वार्ड्स और तकरीबन बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर भू धसाव का दायरा बढ़ने लगा है। लोगों को यह डर सता रहा है कि किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी मिनट उनका घर ढह सकता है। जोशीमठ से 66 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है और अब तक 77 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। राज्य सरकार पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। 3 दिन पहले डीएम ने यहां का निरीक्षण किया था। प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई करने की कोशिश जरूर कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आज विशेषज्ञ ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का एक दल जोशीमठ पहुंच रहा है और इस बीच बीजेपी ने जोशीमठ में हो रहे भू धसाव और भवनों में दरार पड़ने की घटना को गंभीरता से देखते हुए प्रदेश पदाधिकारियों की एक 14 स्तरीय उच्च समिति का गठन किया है। यह कमेटी 6 जनवरी को प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करेगी, अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और आपको बता देते हैं पूरी खबर क्या है। दरअसल उत्तराखंड के चमोली शहर में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जब पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है तो जमीन धंस रही है। आलम यह है कि अब लोगों को गांवों से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। जोशीमठ नगर के पूरे 9 वार्ड्स में भू धसाव बढ़ता जा रहा है और भू धसाव ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया है। यहां घरों पर रोजाना दरारें आती हैं, दरारें गहरी होती चली जाती हैं और इसी के साथ लोगों के माथे की चिंता की लकीरें भी गहराती जा रही हैं। और उत्तराखंड में डूबते जोशीमठ का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री धामी। जोशीमठ में जमीन धंसने और कस्बे में कई घरों में दरारें आने के मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोगों को बचाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सभी रिपोर्ट्स की निगरानी की जाएगी। जिस 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है वो समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी और उसी के आधार पर आगे के कदम उठाए जाएंगे। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहाँ पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। और मेरे सहयोगी कुलदीप नेगी भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है इसमें कौन कौन लोग हैं और रिपोर्ट सौंपने में उन्हें कितना दिन का समय लग सकता है? क्योंकि एक-एक मिनट भी और एक-एक सेकंड भी इस वक्त दरार वाले घरों में रहने वाले लोगों के लिए चिंता का सबब बन रहा है। तो कितना समय लगेगा रिपोर्ट आने में और उसके बाद कार्रवाई होने में कितना समय? और देखिए, इससे पहले मैं इस बात पर भी जानना चाहूंगा कि जोशीमठ के सामने जो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है वो क्या वजह है और क्या उसका ट्रीटमेंट है, उसका उपाय क्या हो सकता है? इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल जी मौजूद हैं जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, एक एक्सपर्ट है और काफी रिसर्च उन्होंने जोशीमठ क्षेत्र पर की है और एक रिसर्च भी उन्होंने अभी तैयार की है। उनसे बातचीत करूंगा। सर, जिस तरह का अभी एक खतरा जोशीमठ शहर पर नजर आ रहा है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्या वजह आप लोगों को नजर आई इसमें? देखिए, ये आज से नहीं, सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि 1939 में हेम और गैंसर जो 2 भूवैज्ञानिक थे अंग्रेज, उन लोगों ने ये बता दिया था कि ये जो जोशीमठ शहर है, उस समय तो खैर बहुत छोटा सा गांव के रूप में था, ये पुरानी लैंडस्लाइड पे बैठा हुआ है और ऊपर एक रिज है जिसको हम कुंवारी पास बोलते हैं, वहाँ से ये लैंडस्लाइड हुई और बड़े बड़े बोल्डर, उसके साथ छोटे छोटे बोल्डर सब आकर के जोशीमठ वाले स्लोप पे बैठ गए। अब जब पूरा शहर जो है पैलो लैंडस्लाइड पे है, 1939 में हमको ये सब पता था, तो उसके बाद जो है वहाँ पे अंधाधुंध जो एक छोटा गांव था वो अर्बन में, शहर में बदल गया। चूँकि टूरिस्ट प्लेस भी है इसलिए अंधाधुंध वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ, आरसीसी के स्ट्रक्चर बने और उसके बाद क्या है कि जो कुछ
प्राकृतिक जो स्रोत है हमारे पानी के वो वहाँ पे आ रहे हैं। उन स्रोत का पानी जो है ज़मीन के नीचे भी जा रहा है। अब लैंडस्लाइड में क्या होता है कि जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उन बोल्डर के बीच में जो फाइन मटेरियल है उसको अगर सरफेस का पानी मिलेगा तो वो नीचे की तरफ जाएंगे। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो बड़े बोल्डर पे उनकी सेटरिंग होगी तो फिर जो है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है उनमें क्रैक दरारें आएंगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा जो शहरीकरण हुआ उस समय जो है सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सर अब क्या करना चाहिए और कितना बड़ा खतरा आप लोगों को नजर आता है ऐसे में? देखिए ऐसा है कि जब तक जो है सबसे पहली बात तो ये है कि मोटे मोटे 2-3 ट्रीटमेंट उसके हैं। पहला ये है कि जो सरफेस का जितना पानी है चाहे घरों से निकलने वाला यूज पानी हो और चाहे जो है नेचुरल स्प्रिंग का पानी हो, इसको पक्की नालियों से आप जो है जोशीमठ के एकदम नीचे नदी में उसको ले जाइए। लेकिन जो आपका सोक पिट है जहाँ से गंदा पानी आपका रिस करके जा रहा है उस गंदे पानी के लिए आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है उसको अगर आप नदी में फेंकेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि हिंदू लोग उन नदियों को बड़ा पवित्र मानते हैं। लेकिन इतने सोक पिट वहाँ पे बने हुए हैं और जैसे मैंने कहा कि ये आज की बात नहीं है। जब जोशीमठ में कोई भी भवन बना तो उस पर आपने उनको अलाउ कर दिया, लोगों को इतने बड़े होटल बना दिए। और सबसे बड़ी बात है आज क्या हो रही है कि जो टनल इन्होंने बनानी शुरू करी है तपोवन की तरफ से वो 4 किलोमीटर के लगभग टनल बन गई है। वो टीबीएम से नहीं बन रही है, उसमें ब्लास्टिंग हो रही है। जब ब्लास्टिंग हो रही है तो ऊपर की ज़मीन जो है उस पर सेकिंग होगी। जब वो हिलेगी तो बड़े बोल्डर के बीच में जो फाइन मटेरियल है जिसने उनको पैक किया हुआ है वो मटेरियल नीचे जाएगा। जब नीचे वो जाएगा तो वहाँ पे जो है दरारें पड़ेंगी, चाहे मकान हो उन पे पड़ेंगी, सड़कें हो उन पे पड़ेंगी। और जो जोशीमठ से तपोवन की तरफ सड़क जा रही है सारे लोग जानते हैं, जो हम लोग भी वहाँ पे जाते रहते हैं, तो वो सड़क हमेशा धंसती रहती है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।